नमो नमः। सर्वेषां भोजनावकाशात् अनन्तरं पुनः एकवारं सर्वेषां सुस्वागतम्। अधुना अस्माकं समक्षे डॉक्टर ए.के. झा महोदय आगमिष्यति। राजेश कुमार झा महोदय आगमिष्यति। सः सन्धेः विषयम् अधिकृत्य स्वविषयस्य उपस्थापनम् अत्र आगत्य करिष्यन्ति। अहं स्वागतं करोमि। राजेश कुमार झा महोदय अत्र आगत्य स्वविचारान् प्रकटीकरणं कुर्वन्तु। धन्यवाद सर। एक बार सारे उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। सारे विद्वज्जन के आशीष के साथ मैं अपना ये आज का प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूँ। आज के ये इस क्षमता संवर्धन कार्यशाला में शुरुआत में मुझे जब चर्चा हुई तो विषय के रूप में हमारे रामेश्वर शर्मा सर ने मुझे सुझाव दिया कि संधि स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जब उस पर बैठा तो लगा कि ये इतना विशद विषय है कि क्या इसको 1 घंटे में समेटा जा सकता है। तो मैं भी अपने आप को बहुत अक्षम पाया इसमें, लेकिन कोशिश की है जहां तक संभव हो पाया। और जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आशा करता हूं कि अगर इसमें कुछ कमियां हो, त्रुटियां हो, तो उसको निश्चित रूप से उसके लिए क्षमा प्रदान करेंगे। ये जो विषय है संधि, दरअसल ये व्याकरण से इसकी शुरुआत होती है। व्याकरण का ये विषय है और व्याकरण जैसा हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का ये मूल होता है। और इस व्याकरण में वर्ण प्रकरण का एक अंग है संधि। जब वर्ण की चर्चा होती है तो वर्ण को व्याकरण में 4 तरीके से, 4 रूप में इसको नामित किया गया है, जिसमें एक वर्ण है, ध्वनि है, लिपि है। तो ये वर्णों के नाम हैं। अब जब हम वर्ण की शुरुआत की बात करते हैं तो हमारा संस्कृत इस मामले में बहुत ही समृद्ध है और ये संस्कृत व्याकरण बताता है हमें कि वर्ण या ध्वनि की शुरुआत शिव के डमरू से हुई है। शिव के डमरू की आवाज से विभिन्न वर्णों का या विभिन्न ध्वनियों की शुरुआत हुई है, जो बाद में उसको लिपि रूप में इसमें अक्षरों में परिवर्तित किया गया। तो ये माहेश्वर सूत्र हमारे सारे वर्णों के स्वर, व्यंजन, अयुग्मा सारे वर्णों का परिचय कराता है। ये आप लोग सारे विद्वान को निश्चित रूप से इसको कई बार देखा होगा, जाना होगा। संस्कृत जिन किसी लोगों ने पढ़ा है वो माहेश्वर सूत्र से अपरिचित नहीं। और सच कहें तो व्याकरण की शुरुआत भी यहीं से होती है। व्याकरण के 4 अंग हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्षमा करेंगे, असुविधा के लिए खेद है। अब इसको ये जारी रहेगा। ये आवाज इसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना है, गाना हो जाए इसी बीच में है ना। बच्चे आज तक वो कैसे करते ना, वो का उसने कहा हरि सिंह ने कहा, तो हम क्यों नहीं है बच्चों को ऐसे सिखाएंगे। आई उन री रे, आई उन री रे, ए उन आई आउट हय लन यांग राम झभय घड़ जगड़दस ख छ ठ ठ च ट
कपाय कपाय श श शल हल इति महेश्वर प्राणी। तो इस तरह से रैप। धन्यवाद सर। इसको नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम ये अभी तो ये लाइव नहीं है, लेकिन इसी तरह की चीजों को लेकर के मैं संधि को लेकर आया, इसी चीजों के समावेश के साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो शिक्षक हैं, जब कक्षा में जाते हैं संस्कृत के किसी भी विषय को लेकर के, तो ये देखना पड़ता है कि हम जो बच्चों को दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कैसे पहुंचे। तो इसकी तो दो विधियां हम लोगों के समक्ष है। सबसे पहली विधि जिसको हम कह सकते हैं शास्त्रीय विधि, और शास्त्रीय विधि की अगर बात करें तो वो निश्चित रूप से बहुत ही सटीक विधि है, और उसकी सटीकता में कहीं कोई दोष नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य ये भी हम लोगों के सामने खड़ा है कि समय, काल और परिस्थितियां, इनमें जब परिवर्तन होते हैं तो कई चीजों के तरीके हमें बदलने पड़ते हैं। अभी शास्त्रीय विधि में अगर हम सीधे माहेश्वर सूत्र बच्चों को, जैसे पहले के समय में हमारे शिक्षक क्या किया करते थे कि छड़ियां मार मार करके रखवाया करते थे, इसी तरह रख लेते थे। जबकि सच्चाई ये भी है कि जब हम छात्र थे तो जो जितनी चीजें अभी हम जानते हैं, क्या उतनी सारी चीजों का ज्ञान हमें उस समय सचमुच में हो गया था? नहीं। हाँ, जब हमारे अंदर विवेक आया, जब हम या तो इस पेशे से जुड़े या हमारी रुचि संस्कृत के प्रति बढ़ गई, तो स्वाध्याय से बहुत चीजें ऐसी हमारे दिमाग में बात आती चली गई कि ये चीज मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसके बारे में पूरा ज्ञान अगर हासिल करने की इच्छा हुई तो अभी बाद में ही जाकर की। तो सबसे पहला उद्देश्य हो जाता है, जो कि एनईपी भी कहता है कि छात्रों में सबसे पहले रुचि उत्पन्न। बच्चे अगर इस विषय में रुचि लेना शुरू करें तभी वो इसको कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाए होंगे। नहीं तो बस हम लोग जिस बात को लेकर के चिंतित है, वास्तविकता भी यही है और परिस्थितियां भी यही कहती है, वो चिंता यही होती है कि हमारे सारे के सारे बच्चे अच्छे अंकों से संस्कृत में पास हो जाए, और इसके इतर कुछ भी हमारे पास नहीं बचता, उपाय भी नहीं, साधन भी नहीं। संस्कृत की शुरुआत थोड़ी सी क्लिष्ट तो जरूर है, इसलिए क्लिष्ट इसको हम माने कि किसी भी भाषा को सीखने की जो पद्धति है, जो चंदन मिश्रा सर अपने स्लाइड में बता रहे थे, इसकी शुरुआत बोलने से होती है, और बोलने के लिए वातावरण या परिवेश चाहिए, चाहे वो घर का परिवेश हो, विद्यालय का परिवेश हो। जैसे इंग्लैंड के बच्चे जो है स्वतः अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं क्योंकि उसके पास परिवेश है। संस्कृत के लिए हमारे पास ऐसा दूर दूर तक कोई परिवेश नहीं। सच्चाई ये जो हम लोग सबको ही सामना करते होंगे कि जहां क्लास 5 से संस्कृत पढ़ाई शुरू होती है, अगर हमारे अभिभावक लोग भी अगर संपर्क में आते होंगे तो वो सबसे पहले हथियार डालते होंगे कि सर सारे विषय में तो हेल्प कर सकते हैं, संस्कृत में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद उनका हाथ तंग होता है। तो ऐसे परिवेश में अगर हम इस भाषा की शुरुआत बच्चों में शास्त्रीय विधि से करना चाहें तो हम असफल हो जाएंगे। व्यावहारिक सत्य सबसे बड़ा ये भी है कि आज के वैज्ञानिक दौर में लोगों का जीवन यापन या उनके सोचने की प्रवृत्ति बचपन से ही ऐसी बन जाती है कि वो किसी भी चीज के लिए लंबे समय तक अपना ध्यान केंद्रित करके सीखने की कोशिश नहीं कर सकते। शॉर्ट मेमोरी टर्म जो अभी चल रहा है सब में, यह वैज्ञानिक विकास का ही दुष्परिणाम है। तो बच्चों को भी वही चाहिए, मनोरंजक चीज, चाहे हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाएं, चाहे आप कुछ और पढ़ाएं। हाँ, उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, जो होता भी है कि हम बच्चों को
अपनी बात बच्चों तक अपनी बातों को कैसे सही सही पहुंचा सके, ताकि उसमें कुछ रुचि उत्पन्न हो। वो हमारी कक्षा में बैठकर पीछे बैठकर हमारा चित्र ना बनाए, बल्कि हमारी बातों को सुने। अगर 10% भी वो समझ जाते हैं हमारी बातों को लेकर के, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रयास सफल रहा। अब जैसे 2-3 चीजों की बात इसमें आई, मैं उसका एक बीच में ये देना चाहूंगा कि जो मेरे अनुभव और समझ में बात आती है, जैसे मैडम ने एक चर्चा की थी परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु को समझाने, बच्चों तक समझाने के लिए। चंदन मिश्रा सर ने शास्त्रीय सूत्र के हिसाब से बिल्कुल सही बताया, यही सूत्र भी है। लेकिन इसको और सरल बनाने के लिए सीधे तौर पर हम लोग एक चीज, मुझे लगता है कि अगर ऐसा हम लोग करें तो बच्चे कम से कम बेसिक चीज जो है, इसका मूल चीज वो समझ जाएंगे, इसके अंतर को, और वो लग जाए हम उसके शब्दावली पर। परस्मैपदी शब्दावली पर अगर जाते हैं तो परस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। पर मतलब होता है दूसरा, दूसरों की, और आत्मन अपने। तो जिस क्रिया का परिणाम दूसरे भी जज कर सके, दूसरे भी उसको जो है उसका निरीक्षण कर सके, समझ सके, अवगत हो सके, ऐसी सारी क्रियाएं परस्मैपदी में आ जाती है। जैसे हम अगर जाते हैं तो हमको जाते हुए हर कोई बिना बताए देख सकता है कि वो आदमी जा रहा है। और आत्मनेपदी कि जिस क्रिया का अंतिम परिणाम करता ही सिर्फ समझे, जो कर रहा है काम उसी के समझ में आए, तो वो आत्मनेपदी हो जाए। जैसे सोना, अब आदमी सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, कितनी अच्छे आनंद को लेकर के सो रहा है, ये तो सोने वाला ही समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं। जैसे सेवा करना, सेवा का भाव है, वह मजबूरी में कर रहा है कि वह स्वेच्छा से कर रहा है, उसका परिणाम वो ही जान पा रहा है, इसलिए वो आत्मनेपदी हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम दें तो शायद बच्चों को ज्यादा मतलब आसानी से समझ में ये बात आ सकती है। हाँ, उसमें देखिए, अब निश्चित रूप से हम एक सामान्यीकरण करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उनको भाषा सिखानी है, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। अब शर्मा सर ने बहुत अच्छा बताया शब्द रूप को याद करने का, कि 2-3 चीज, हर शब्द रूप के अगर फॉर्मूला या पैटर्न को अगर ध्यान में बच्चों को समझा दिया जाए कि किसी भी शब्द रूप में तृतीया से लेकर के पंचमी विभक्ति के द्विवचन में ध्यान लगेगा ही लगेगा। किसी भी शब्द रूप के षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में यो या वो लगेगा ही लगेगा। अगर किसी शब्द के अंत में शु है तो सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। ये अगर दिमाग में बिठा दिया जाए, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि ये शॉर्टकट मेथड है, तो शायद एक के आधार पर कई शब्दों को याद रख सकता है। तो हम लोग अपने अनुभवों से, अपनी समस्याओं से ये सारी चीजें लेकर के आते हैं। अब जैसे उच्चारण की बात करें तो उच्चारण स्थान की बात मैडम जो बता रही थी, ये हम लोगों का क्षेत्रीय क्षेत्र का जो है पारिभाषीय दोष है कि हम लोग बहुत सारे वर्णों का उच्चारण, बहुत सारे मात्राओं का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। और बचपन से बच्चा, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो अपना समाज हो, साथी हो, वही सुनता है तो वही लेकर के आगे चलता है। और हमारा शारीरिक विज्ञान कहता है या मानसिक विज्ञान कहता है कि हम जो सोचते हैं, हमारे शरीर का तो वही क्रिया करती है, कहता है। तो जो सोचते हैं वही लिखते हैं। और सोच, जब हम किसी चीज को गलत बोलेंगे तो वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगा, फिर वही हम गलत लिखते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक का एक सबसे बड़ा ये वैज्ञानिक में तरीका जो है सो समझा गया है कि स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होते हैं, वो सिर्फ हमारे बोलने के आधार पर होता है। जो आदत सी हो जाती है जब हमें बोलने की, चाहे वो लिंग में समस्या हो, चाहे इसमें क्या कहते हैं वर्तनी की समस्या हो, तो वहां जब लिखने लगेंगे तो ये दोष वहां पर निश्चित रूप से अपने आप, क्योंकि दिमाग वही सोच रहा है, दिमाग में वही बैठा है, वही हाथ से चल पड़ेगा। तो ये 3 शब्द का जो फर्क है, हम लोग
शिक्षक हैं निश्चित रूप से समझते हैं उस सारे फर्क। बच्चे को थोड़ी सी समस्या होती है, उसे लगता है कि तीनों तो 100 है, क्या दिक्कत है। तो तीनों के नाम के आधार पर बच्चे को इसको सरल करवाया जा सकता है, कुछ प्रैक्टिस करवाएं। जैसे पहला तालव्य शब्द, तालव्य शब्द, तालव्य हम वर्ण को दूसरे वर्ण को लेकर पकड़े, जैसे 4 तालव्य वर्ण। बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे मुंह के अंदर के जो अंग की स्थिति उसको साथ एक जैसा समान बना करके रखें। और जैसे हम च बोलते हैं तो च के बाद तुरंत श, च श च श च श, जीभ को ज्यादा इधर उधर ना करें। 10 बार प्रैक्टिस अगर ये बच्चे अगर अपने से भी बैठे बैठे कर सके तो उसको बोलना आ जाएगा। उसी तरह से ट, ये मूर्धा का है, ट श ट श ट श, जीभ को पीछे मोड़ करके जब शॉप बोलते हैं ट जैसे बोलते हैं। और उसी तरह से दंत स के लिए दंत वर्ग तवर्ग है, त स त स, जीभ जहां पर दांत के साथ त बोलने के लिए लगता है, अगर उसी स्थान पर बोल लगे तो शायद हो जाएगा आसानी से। वहीं से करते हैं, लाल कटिंग हो जाएगा, फिर बाद में हम लोग नहीं बदनामी होगी तो करेक्शन रूल्स किया गया है, हो जाएगा दिक्कत होगा। कौन दिए बोले कंप्यूटर से? हां हां, अपना बात कर, अगर तो करे से काम कर दे, खुला हुआ है तो हो जाएगा। बिजली ना सरकार बहुत आने देखते हैं जब अच्छा कर तो प्लीज ये परसेंट की प्लीज करना है, चलेगा पंखा वो सब नए प्लीज लाते हैं हाँ, तो ये अभी हम वही चर्चा कर रहे थे व्याकरण। ये जब इसके हम सोपान या इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले भाषा मूल आता है, जिसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, वर्ण और उसका दूसरा अंग है संधि। उसके बाद वर्ण शिक्षक के बाद सीधे हम लोग आते हैं शब्द निर्माण पर। और शब्द निर्माण के लिए व्याकरण में हमें ये 4 चीजों को लेकर के साथ चलना पड़ता है, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग और प्रत्यय। ये सब के सब शब्द के अंग हैं। तीसरा वाक्य संयोजन या वाक्य विचार जिसे हम बोलते हैं, और इसमें हमें कारक और समास ये दोनों सहायता करता है। और चौथा और अंतिम जो छंद विचार जिसे व्याकरण में दिया गया है, ये चौथा भाषा संरचना, इसमें विराम चिन्ह, अलंकार और छंद का प्रयोग करके हम वाक्य के द्वारा भाषा का निर्माण करते हैं। ये पारंपरिक आधुनिक, जैसे अभी मैंने चर्चा की कि ये शिक्षण विधि शास्त्र सम्मत है, सटीक है, लेकिन ये भाषा के मूल तत्व को संपुट भी करता है और समृद्ध भी करता है, लेकिन ये थोड़ा क्लिष्ट है आज के संदर्भ के लिए। और आधुनिक विधि में नवीन प्रयोग का अधिकाधिक, नवीन विधि जो है अधिकाधिक अवसर प्रदान करता है, छात्रों के लिए सुगम्य भी है। और क्योंकि वर्तमान पारदर्शी काल शास्त्रीय पद्धति को क्लिष्ट मानता है, एक और भी है, मानसिकता भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो मानसिकता जो है पहले ही हम तय कर लिया जाता है, बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से भी तय करा दिया जाता है, शिक्षक तो नहीं करते। ये संस्कृत बहुत भारी विषय है। और जैसे ही बच्चों के अंदर वो मानसिकता तैयार हो जाती है, बहुत भारी विषय पढ़ते चले जा रहे हैं, उदासीनता वहीं से शुरू हो जाती है, फिर रुचि का अभाव वहां से उसका होना शुरू हो जाता है। अब आता है संधि। संधि क्या है? तो संधि का जब हम की व्युत्पत्ति करते हैं तो सम जोड़ भाग जोड़ की संधि, उपसर्ग, संधि जो है उपसर्गे धो भी सूत्र से
की प्रत्यय लगने के साथ ही संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अब संधि की परिभाषा हमें जो शास्त्रीय ग्रंथों में मिलती है ये है कि वर्ण संधान संधि। इस नियम के अनुसार दो वर्णों के मेल से संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं या वर्ण संधान को संधि कहते हैं। अब यहाँ एक और चीज आती है, आप लोगों के सामने भी निश्चित रूप से आई होगी ये समस्या, हम मेरे सामने भी आई है, तो क्योंकि बच्चों की मानसिकता एक ही होती है कि सर ये विकार क्या होता है। अगर हम फिर वही शास्त्रीय मतलब तरीके से उसे समझाने जाए तो हो सकता है क्लिष्ट होता है। तो मुझे एक बार ऐसी तरह से जब प्रश्न किया गया तो तत्काल जो मेरी मति ने सुझाया, उसने बताया कि देखो दो धागे का टुकड़ा हो और उस धागे को एक बना दो तो गांठ बांधनी पड़े। अब वो धागा एक हो गया लेकिन बीच में क्या है, गांठ, वही विकार, एक नई चीज का निर्माण हुआ। गांठ क्या है, उस एक पूरे धागे में सूत्र में एक नई चीज का निर्माण हो गया। तो उसी तरह से जब दो शब्द के हिस्से को जोड़ते हैं तो जहां जुड़ता है पहले हिस्से का पिछला छोर और दूसरे हिस्से का पहला छोर जहां जुड़ता है वो दोनों जुड़ करके एक नया निर्माण करता है। इसको और भी आसानी से समझा जा सकता है कि चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, अलग अलग पकाते हैं, तो वो दाल मतलब चावल दाल होता है, जब साथ पका लेते हैं तो वो खिचड़ी बन जाती है, जबकि वही चावल और दाल। तो इस तरह से समीकरण करके संधि का ये किया जा सकता है। अब पाणिनि ने भी वर्ण संधि की परिभाषा दी है कि परम संनिष्कर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की निकटता को संहिता कहा जाता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है, जैसे उप के अ और इंद्र के ई को मिलाकर के उपेंद्र पद का निर्माण होता है। तो उप का अ प्रथम हिस्से का प्रथम पद का अंतिम अक्षर है और इंद्र का ई ये जो है द्वितीय या पूर्ववर्ती पद का उत्तर पद का जो है प्रथम अक्षर। अब संधि प्रयोग एवं अपरिहार्यता, व्याकरण में ये श्लोक मिलता है कि संहिता पदे नित्या धातु सर्वयोग नित्या समास से वाक्य को साथ विवक्षाम अपेक्षते। ये यहां पर इसको इस तरह से समझाना है कि पदों में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जब एक पद के अंदर उपसर्ग और धातु में तथा समस्त पद में आने वाले वर्णों में यदि संधि बन रही है तो वहां संधि निश्चित हो जाता है, वहां संधि हमें करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं उप जोड़ आरंभ, इसको अलग अलग नहीं बोल सकते, उपारंभ ही बोलना होगा। तो यहां संधि नित्य का मतलब वहां निश्चित हमें करना पड़ता है। लेकिन जब हम वाक्य की बात करें वहां पर अलग अलग पद है, वहां हम संधि ना भी करें, वो वक्ता की इच्छा पर है। जैसे कि का विनाश, ये भी बोल सकते हैं और को विनाश भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर पद है। लेकिन जब भो अति करते हैं तो वो भवति हो जाता है। भो अति को उसको जब जोड़ते हैं तो वहां भवति हो जाता है। जैसे उप आहसत, उपाहसत, उप और आहसत को अलग अलग करके नहीं बोला जाता, तो वहां संधि निश्चित या नित्य होता है। अब संधि और संयोग, यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत या बच्चों को समझाने की जरूरत होती है संधि और संयोग का। वर्ण संयोग और संधि क्लास 8 के बुक में ये दोनों चीज की चर्चा की गई है, वहीं से उसके बाद तो फिर आगे है कि संधि में ये नियत है या निश्चित है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक नया कुछ न कुछ विकार या नया वर्ण ये जो है पैदा करेगा। लेकिन
जब हम वर्ण संयोग की बात करते हैं तो दोनों वर्ण अपनी अपनी शब्द को जुड़ने के बाद भी दोनों वर्ण अपनी अपनी स्थिति में दिखते रहेंगे। ये फर्क है। जैसे कि संयोग की अवस्था में उन वर्णों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे वाक चातुर्य, वाक चातुर्य, इसमें वाक शब्द और चातुर्य शब्द दोनों स्पष्ट जो है सो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये अहम एकता, अहम एकता, ये भी संयोग का वर्ण संयोग का उदाहरण है। लेकिन जैसे वाक और मैं जब करेंगे तो क और म मिलाकर पंचम वर्ण के कारण वो क्या हो जाएगा, अंग का प्रयोग, एक अंग में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द हो जाएगा वाम में। तो ये संधि है। तो अहम एकता या वाक चातुर्य या वांग में, इससे हम संधि और संयोग, इस तरह के उदाहरणों से हम संधि और संयोग के अंतर को बच्चों को बता सकते हैं। अब एक चीज और आती है, बच्चों को ये समझाना मुझे लगता है कि जरूरी है कि संधि में कितने तरह की क्रिया होती है, मतलब कितने प्रकार के शब्द का संयोजन। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं कि जैसे दो वर्णों की निकटता के कारण कभी सुविधा तो कभी शीघ्रता के परिणाम स्वरूप परिवर्तन लक्षित होता है। ये परिवर्तन कई प्रकार के, जैसे पहला परिवर्तन है कि कभी दोनों स्थान पर नया वर्ण बन जाता है। एक ये, अगर ये नियम दिमाग में रखे हम लोग या बच्चे भी, तो संधि का कैसे विकार, संधि में वर्णों का विकार बनता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिन जोड़ ईश दिनेश, अब पहले हिस्से में अ है, दूसरे हिस्से का पहला अक्षर जो है सो ई है, दोनों अलग अलग वर्ण हैं। लेकिन यहां दोनों वर्ण बदल गए और बदल करके एक वर्ण बना ए। तो यहां पहला जो है सो कभी दोनों स्थान पर बिल्कुल ही नया वर्ण बन जाता है। ये एक नियम है। अगले नियम में कुछ एक उदाहरण ऐसे भी हैं जहां पर पहले वर्ण का लोप हो जाता है और दूसरा वर्ण अपनी स्थिति में बना रहता है। ये जैसे एक है प्रागुण इजते, प्रेजते, यहां अ खत्म हो गया और ए बच गया। जैसे अ और ए के मेल होने पर अ का पररूप हो गया। अब तीसरी बात, तो कभी पहला में आया कि दोनों वर्ण बदल जाते हैं, दूसरे में आया कि पिछला वर्ण बदल जाते हैं, पहला वर्ण बदल जाता है, लोप हो जाता है। और तीसरे में आता है कि पूर्ववर्ती वर्ण परिवर्तित हो जाता है, पहले हिस्से का जो वर्ण है वो बदल जाता है। जैसे इति जोड़ आदि, इत्यादि। अब यहां पर आदि का आ इस शब्द में मौजूद है, लेकिन ई परिवर्तित होकर के क्या बन गया है, य बन गया है। और ई कहां है, तो पहले हिस्से के का अंतिम वर्ण, तो पहला वर्ण परिवर्तित हुआ है। चौथे में है कि कभी दूसरे वर्ण का लोप पूर्ण रूप में हो जाता है। जैसे बने जो अत्र, यहां अ का लोप हो गया और अ पूर्ण रूप में आ गया। जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें उच्चारण नहीं सिर्फ समझ में आती है बात, बने, हाँ बने। पांचवा में है कि कभी दोनों वर्णों के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है। ये आमतौर पर व्यंजन संधि में होता है। जैसे गज जोड़ छाया, गज छाया, ज और छ के बीच में एक नया च वर्ण आ गया। तो एक संधि के विकार के रूप में एक स्थिति ये भी बनती है। और अंत में कभी किसी वर्ण का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब एक ही वर्ण दोहरा जाता है। जैसे उत जोड़ नति, उन्नति, न का द्वित्व हो गया। उत जोड़ लेख, उल्लेख, ल का द्वित्व हो गया। तो यहां पर ये 6 तरीके ऐसे बताए गए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि जब दो वर्णों की संधि होती है तो उसमें क्या क्या प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अब संधि के प्रकार, तो व्याकरण में 2 प्रकार की संधि बताई गई है। एक है पदांत और दूसरा है पदांतर्गत। पदांत संधि यह है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण की संधि को पदांत कहते हैं।
कि जब ऐसे भी आमतौर पर देखेंगे कि जब हम संधि करते हैं जो विकार होता है वो पहले पद के अंतिम अक्षर में ही वो विकार होता है। और पदांतर्गत जैसे धातु शब्द के बाद प्रयुक्त कृदंत तद्धित सुख या तिल प्रत्यय के प्रयोग में जो संधि के नियम लगते हैं वो पदांतर्गत, जैसे दृश्य जोड़त्वा, दृष्टवा, तो पद के अंतर्गत प्रत्यय के कारण इस तरह की संधि होगी। अगर जब संधि भेद की बात करेंगे तो 3 प्रकार की संधि व्याकरण में बताता है। स्वर संधि, जिसे व्याकरण में अच संधि भी बोलते हैं, व्यंजन संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब संधि के फॉर्मूले को बच्चों के बीच में थोड़ा आसान करने के लिए इस तरह से भी ले जा सकते हैं कि स्वर जोड़ स्वर बराबर स्वर संधि, व्यंजन जोड़ स्वर या व्यंजन संधि, और विसर्ग जोड़ या जमा स्वर या विसर्ग संधि। अब इससे अगर इस चीज को बच्चा देखने और समझने तो मुझे लगता है कि बच्चे को परिभाषा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी समझने में, तो वो सीधा समझेगा कि 2 स्वर दोनों तरफ अगर स्वर होगा तो वो स्वर संधि ही होगा। व्यंजन संधि में पहले हिस्से के अंत में व्यंजन होना जरूरी है, दूसरे में व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। और विसर्ग संधि में पहले हिस्से के अंत में विसर्ग होगा, बाद में अगर स्वर भी हो या व्यंजन भी हो तो भी वो विसर्ग संधि हो। तो इस छोटे से फॉर्मूले पर बच्चा आसानी से इसको परिभाषित कर सकता है और अपने दिमाग में रख सकता है। अब स्वर या अज संधि, यहां पर स्वर संधि या अज संधि में यदि 2 समीपस्थ स्वर वर्ण आपस में मिलकर परिवर्तन लाए तो स्वर संधि हो जाता है। यहाँ पर कुछ उसी स्वर संधि के उदाहरण जैसे प्रा जोड़ अभवत, प्राभवत। यहाँ बच्चे को और इसको विस्तार से समझाया जा सकता है कि प्रा जब उच्चारण करते हैं तो सबसे अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि किस वर्ण की आती है, तो प्र पर अ का आ गया। आरवत आ से शुरू होता है, अ भी स्वर है, आ भी स्वर है, और दोनों को मिलकर के आ बनना है, तो ये प्रारवत शब्द प्रारवत। उसी तरह से तब जोड़ आशा, तमाशा, और इस तरह के उदाहरण क्षितिज जोड़ ईश, क्षितिज, भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा, पितृ जोड़ ऋणम, पितृणम। तो यहाँ पर दीर्घ का प्रयोग जैसे होता है, ये दीर्घ संधि का ये उदाहरण है कि, और इसमें बच्चे को बाद में फिर हम नियम में ये समझा सकते हैं कि इसके जो विकार होते हैं ये 4 विकार होते हैं और चारों ही दीर्घ विकार होते हैं। स्वर संधि में इस दीर्घ संधि में जब भी विकार पैदा होंगे तो दीर्घ वर्ण ही विकार के रूप में आएगा। तो दीर्घ वर्ण है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ इ। तो इस चारों वर्णों में ही विकार पैदा होंगे, तीसरा जो है सो इसमें कहीं कोई विकार नहीं हो सकता। मैं लंबा नहीं देखते हुए मैं सीधे इस पर आ गया। व्यंजन संधि की बात करें तो वही है, व्यंजन पहले हिस्से का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरे हिस्से का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो। तो यदि समीपस्थ वर्णों में पहला व्यंजन हो तथा दूसरा स्वर अथवा व्यंजन होकर परिवर्तन लाए तो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत जोड़ ईश, जगत शब्द का जो त है यह हल वर्ण है और हल वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। और ईश स्वर से शुरू हुआ तो यहाँ पर हल वर्ण के बाद या व्यंजन के बाद स्वर आया है, तो स्वर को जो है इसमें जो क्रिया हुई है वो तीसरे वाले इसमें अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है, जगदीश। हाँ, सज्जन भी वैसे ही। अब आते हैं विसर्ग संधि। इसका पहला वर्ण विसर्ग था, दूसरा उसका समीपस्थ वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए जैसे रामन चलते, रामस चलते, मुनि अयम मुनिरयम, पुरुषा अस्ति पुरुषोस्ति, निस्सार नि दोषार निस्सार, धन जोड़ पानी धनुष पानी, पुनः अपि पुनरपि। तो पहले सब उदाहरण में पहले हिस्से में विसर्ग है और दूसरे हिस्से में या तो स्वर या तो व्यंजन है, जिसके चलते कि ये विसर्ग संधि का रूप हुआ। अब यहाँ इस तरह से एक अगर
ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लेकर के चले तो बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, जैसे रमा और ईश। अब यहाँ रमा का आ और ई ये दोनों मिलकर के ए बना, और ये ए क्या हुआ, तो रमा का आ निकल गया तो ये मां हलवा में बच गया, और ये ए बीच में आ गया और ये शब्द। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ए जब रम के साथ आ जाएगा तो ए क्या कहते हैं वर्ण इसके वर्ण विन्यास के को जोड़ने पर संयोग के हिसाब से हलमा में ए की मात्रा लग जाएगी और ये जो श बचा है उसको जोड़ देंगे और शब्द हमारा परिणाम अंतिम परिणाम आ जाएगा रमीशा। तो इस तरह से एक एक हिस्से को जो है तो हम समझा सकते हैं, और मैंने इसलिए इसको यहीं पर खत्म करने की कोशिश की कि फिर अगर स्वर संधि जाए तो स्वर के 5 भेद हैं, फिर व्यंजन में उसके तो इतने भेद और विभेद हैं कि वो 1 घंटे में समाहित होने वाला नहीं था। अब ये अंतिम उपसंहार में मैंने यही वक्तव्य रखा है कि संधि व्याकरण के वर्ण प्रकरण का अति महत्वपूर्ण एवं विशद अंग है, जिसकी चर्चा अल्पकालांश में संभव नहीं। भाषा के दृष्टिकोण से इसकी समुचित जानकारी छात्रों के लिए अति आवश्यक है। अतः हम शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि संधि शिक्षण के समय इससे संबंधित विस्तृत जानकारी से छात्रों को अवगत कराएं, तभी वो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हम सीधी सी बात फिर वही जो हम सब कोई इस परिस्थितियों से दो चार होते हैं कि हमारे पास यही है कि हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं, करते रहें, और भाषा शिक्षक के रूप में निश्चित रूप से हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों के व्याकरण ज्ञान को ज्यादा हम सपोर्ट करें, तभी उसको साहित्य या शास्त्र में भी रुचि पैदा होगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत के जब वो शब्द देखता है वो बिल्कुल उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन जब उसे व्याकरण का ज्ञान आधारभूत ज्ञान होगा और शब्द को ध्यान से पढ़ेगा तो वहां कुछ न कुछ अर्थ निकलेंगे, फिर उसमें रुचि भी पैदा होगी, चली जाएगी। और संस्कृत में ये तो बहुत बड़ा सत्य है जो कि हर बच्चे को अवगत होना चाहिए कि अगर हम व्याकरण के परिभाषा की बात करें तो जो हमारे भेद उपभेद को नाम दिया गया है, अगर उसके व्याकरण को ध्यान से देख लें तो सारी परिभाषा शब्द नहीं है, उससे अलग जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। अब वो शब्द नहीं है, जैसे परस्पर पद की चर्चा मैंने की, उसको अगर उसकी व्युत्पत्ति आराम से कर ली जाए तो परस्पर पद क्या है समझना कोई मुश्किल नहीं। हम शब्द कहते हैं राम, अब रम में है प्रत्यय, रम धातु का क्या अर्थ है? अगर ये बच्चे को पता हो तो राम का अर्थ समझने में अस्मय और ये अस्मय दूसरा जो है हिंदी में ऐसा सब परस्पर, तो उसी तरह से ये होता है। अब 10 मिनट बोल सकते हैं, मैं तो सभी भजन गाएंगे, एक भजन दे दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आइए। तो चलिए, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हों तो निश्चित रूप से उसे राजेश कुमार ठाकुर ने बहुत ही बेहतरीन अपना प्रदर्शन किया, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां आप लोगों से चाहूंगा। और इसी तरह से आगे भी हम लोग का मालिक कहेंगे। और अब हम लोग के बीच सर्वित्र महोदय आएंगे और अपने मुखारबिंद से एक सुंदर, जो मैंने आपको आज बताया था कि कला जो है आजकल चला, तो उसी कला को सकारात्मक रूप देने के लिए सर्वित्र महोदय हमारे सामने आ रहे हैं और ये अपने मुखारबिंद से अपने कला को बिखेरेंगे और हम लोग उसका पूरा आनंद लेंगे। तो सर्वित्र से ये एक दिवसीय जो कार्यशाला थी उसकी समाप्ति के बाद मैं आप लोगों को सामने एक भजन है उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ।
और अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह के भजन सुनने को नहीं मिलते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे, तभी मैं इसको प्रारंभ करूँगा। ओम स्वस्ति पंथा मंचरेव सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दता घनता जानिता संगमे महि। सदा सदा के साथी मेरे तेरा ही गुणगान करूं, हर पल सुमरूं नाम तुम्हारा, तेरा ही मैं ध्यान करूं। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार हो, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन लगाए पार प्रभु। तो भजन ये है कि आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। फूलों में जो सुवास है, ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास है, ईख में मिठास है। भगवान का तू विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत रहा पर तू उदास है। तुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, तुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता है वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्मसुखी के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा जब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा जब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। एक भजन मैं सोचा था लेकिन मैं डायरी में आ रहा है, तो दो मेरा जो याद है वही मैं सुना लेता हूँ। जो याद सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक
दिलों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। तेरी ही ज्योति से चमके जग में चांद और तारे, तेरी ही ज्योति से चमके जग में चांद और तारे। नील गगन से पानी बरसे ये हैरानी होती जग। ठीक है, सत्र समाप्त हो चुका है, तो अब आगे के जो कार्यवाही है वो आगे सुना दिया जाएगा, प्रस्तुत करेंगे आशुतोष सर। आइए सर। हो गया सर आपसे भी सर वो बच्चों को जो आप गा करके सुनाते हैं, ललना और लला चाहते हो जो भला, है ना, वो जरा अपनी सुंदर प्रस्तुति दीजिए। संस्कृत में था या हिंदी में था, जो भी था। अब मैं आप लोगों के सामने आर्या साहब को आमंत्रित करता हूँ। नहीं आया है, वो आएगा मेरे पास, अपनी आता प्रस्तुति है, देंगे। हम अपने से तो नहीं, नहीं मेरे पास भी आता है, दूसरे बात है। ललना और लला चाहते हो यदि भला, यह जीने की कला इसे नियम के साथ चला। डगर पे नजर जहाँ चुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, यह जीने की कला इस नियम के साथ चला। शौचादि से निवृत्त होकर व्यायाम कर, शौचादि से निवृत्त होकर व्यायाम कर। इंद्रियों के घोड़ों की लगाम थाम कर, इंद्रियों के घोड़ों की लगाम थाम कर। नियमबद्ध होकर के दिनचर्या जब चलेगी, जिंदगी की बेल नित्य फूले और फलेगी। चूका मौका होगा धोखा, चूका मौका होगा धोखा। विषयों में वृत्ति जहाँ झुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, यह जीने की कला इस नियम के साथ चला। डगर पे नजर जहाँ चुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला कानों से जो सुना है उस पर विचार कर, कानों से जो सुना है उस पर विचार कर। असत्य को छोड़ सत्य दिल में धार कर,
असत्य को छोड़ सत्य दिल में धार कर, सर्वोत्तम बताया महर्षियों ने तरीका, स्वप्न में भी बोला कभी चाहो ना किसी का। पहले जानो और फिर मानो, यह सिद्धांत श्रृंखला जहाँ रुक जाएगी वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की यह रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, यह जीने की कला इस नियम के साथ चला। डगर पे नजर जहाँ चुक जाएगी वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। लल्ला और लला साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है, साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है। कर्म करने को यह कर्म क्षेत्र दिया है, कर्म करने को यह कर्म क्षेत्र दिया है। तत्परता से कर्तव्य का पालन किए जा, यही तो है जीवन प्रेमी संचालन किए जा। ड्यूटी बजा ले मजा, यह स्पीड बैटरी जहाँ फूक जाएगी वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। लल्ला और लला चाहते हो यदि भला, यह जीने की कला इस नियम के साथ चला। डगर पे नजर जहाँ रुक जाएगी वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। लल्ला और लला चाहते हो यदि भला। धन्यवाद। अरे अच्छा ये आया था। बहुत अच्छे से।